हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात कर लिया था पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लो ऑफ लिक्विड, स्टडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। अब आज के इस लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बर्नौली इक्वेशन। तो आज हम बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, जिसके बेसिस पे ही बर्नौली इक्वेशन को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जितना वाटर किसी भी ट्यूब से इंटर कर रहा है उतना वाटर उस ट्यूब से बाहर निकलेगा। मीन्स कि सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमने ट्यूब ऑफ फ्लो पढ़ा था, ट्यूब ऑफ फ्लो, उसमें हमने ये बात गौर की थी कि अगर एक ट्यूब ऑफ फ्लो जो है फ्लूइड के दूसरे ट्यूब ऑफ फ्लो से इंटरमिक्स नहीं होता है। मीन्स कि वो उसका कोई भी पार्टिकल दूसरे ट्यूब ऑफ फ्लो से मिक्स नहीं होगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कुछ उसी बेसिस पे है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि किसी भी ट्यूब से जितना लिक्विड, जितना मास ऑफ लिक्विड एक निश्चित टाइम इंटरवल में एक किसी भी क्रॉस सेक्शन से इंटर करेगा, उतना ही लिक्विड उतने टाइम इंटरवल में किसी भी क्रॉस सेक्शन से बाहर आएगा। क्योंकि अगर आप समझना चाहें तो मान लीजिए कि ये ट्यूब है, ठीक है। अब यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो हम मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है और यहाँ पे ये पॉइंट बी है। अब अगर हम पॉइंट ए का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर हम A1 मान लें, इस पॉइंट ए क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, और जब लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो है V1, ठीक है। अब V1 स्पीड से जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसको एक क्रॉस सेक्शन एरिया A1 को पार करने में या फिर कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो है डेल्टा टी। अब इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी में विथ स्पीड ऑफ V1 जितना लिक्विड इस क्रॉस सेक्शन एरिया A1 से पास हुआ है, सेम उतना ही लिक्विड इस यहाँ पे किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से डेल्टा टी टाइम में बाहर है। मीन्स कि डेल्टा टी टाइम में जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अंदर गया है, डेल्टा टी टाइम में ही उतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, तो मान लें कि क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरह होगा। ये है क्रॉस सेक्शन एरिया A2। अब यहाँ पे स्पीड V1 थी, तो यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं V2 है और टाइम इंटरवल से में डेल्टा टी, मतलब कि एट पॉइंट ए पे कंडीशंस क्या है, स्पीड हमारी V1, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और टाइम इंटरवल डेल्टा टी, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम रहेगा। 8 पॉइंट बी पे क्या हो गया, 8 पॉइंट बी पे स्पीड चेंज हो गई, ठीक है, और बन गई हो गई V2। क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो गया
और नया सेक्शन जो है वो है A2, लेकिन टाइम इंटरवल यहाँ पे भी सेम रहेगा। अब इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी सिर्फ इतना ही कहती है कि जितना वॉल्यूम पॉइंट ए से इन टाइम इंटरवल टी में पास किया है, सेम उतना ही वॉल्यूम पॉइंट बी से टाइम इंटरवल टी में पास करेगा। मतलब कि हमको स्पीड पता है, क्रॉस सेक्शन पता है, टाइम इंटरवल पता है। तो अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो कि पास कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए, पासेस फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से जितना वॉल्यूम पास कर रहा है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो कि पास कर रहा है फ्रॉम पॉइंट बी से, वो हो जाएगा A2 V2 डेल्टा टी। ठीक है। अब अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, अगर फ्लूइड इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, देन वी मस्ट हैव A1 V1 डेल्टा टी इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी। मतलब कि अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो जितना वॉल्यूम ऑफ फिर मास ऑफ फ्लूइड पॉइंट ए से इंटर किया है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, उतना ही मास ऑफ फ्लूइड पॉइंट बी से बाहर निकलेगा इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। मीन्स कि A1 V1 डेल्टा टी इक्वल टू होगा A2 V2 डेल्टा टी के। तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, A1 V1 इक्वल टू हो जाएगा A2 V2 के, और यही है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आप डिफरेंशियल लिखना चाहें तो डिफरेंशियल लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द स्पीड रिमेन द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्यूब ऑफ फ्लो, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी प्रूफ कर रहा है या फिर कहीं एक्सप्रेस कर रहा है इन फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब हम बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन की। बर्नौली इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे ही बेस्ड है। बर्नौली इक्वेशन, ये इक्वेशन 3 बातों को रिलेट करता है। पहला, स्पीड ऑफ फ्लूइड, किसी पॉइंट पे फ्लूइड की स्पीड एट एनी पॉइंट, उस पॉइंट पे प्रेशर क्या है फ्लूइड का। और तीसरा, किसी भी रेफरेंस लेवल से, यानी रेफरेंस लेवल से उस पॉइंट की हाइट क्या है, हाइट ऑफ पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि बर्नौली इक्वेशन से रिलेट करते हैं। बर्नौली इक्वेशन भी हम एक ट्यूब के बेसिस से समझेंगे। तो समझिए आप, मान लीजिए एक ट्यूब है कुछ इस तरह, ठीक है, और ये जो है रेफरेंस लेवल है, ये रेफरेंस लेवल है। हम यहाँ पे सबसे पहले हम 2 क्रॉस सेक्शन लेते हैं, एक ये सेक्शन ए और दूसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे जो कि है क्रॉस सेक्शन बी।
अब क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी के बीच में जितना लिक्विड है, जितना लिक्विड कंटेंट है, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर रेफरेंस लेवल से ए की हाइट मान लीजिए h1 है और बी की हाइट जो है वो है h2, ठीक है, हाइट h1 एंड h2। अब हमने एक क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी दोनों के बीच का लिक्विड को कंसिडर किया। अब अगर टाइम डेल्टा टी, किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में ये फ्लूइड जो है आगे मूव किया, आगे फ्लो किया, और अब जो ये फ्लूइड है वो हो गया बिटवीन क्वेश्चन एरिया ए डैश एंड बी डैश के बीच में, ए डैश एंड बी डैश के बीच में। तो हमने क्या क्या माना, सबसे पहले हमने फॉर पॉइंट ए के लिए हमने क्या माना, फॉर पॉइंट ए के लिए हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है A1। स्पीड ऑफ लिक्विड पॉइंट क्वेश्चन ए में जो है स्पीड ऑफ लिक्विड जो है, स्पीड ऑफ लिक्विड वो है V1, और प्रेशर है प्रेशर P1, ठीक। सेम फॉर पॉइंट बी के लिए, फॉर पॉइंट बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है A2, स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो है V2, और प्रेशर जो है वो है P2, और टोटल फ्लूइड जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वो है रो, ठीक है। तो अब जब टाइम डेल्टा टी में जो लिक्विड है कंटेंट है वो ए बी से मूव किया, ए डैश बी डैश, मीन्स कि इन टाइम डेल्टा टी जो डिस्टेंस कवर किया गया है, डिस्टेंस कवर है वो है ए डैश जो कि इक्वल टू होगा V1 डेल्टा टी के, और साथ ही साथ एक और डिस्टेंस कवर किया गया है BB डैश जो कि इक्वल टू होगा V2 डेल्टा टी के, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है ए और ए डैश के बीच का, अगर हम क्रॉस सेक्शन ए और ए डैश के बीच का वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम बिटवीन ए एंड ए डैश हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी। सिमिलरली वॉल्यूम बिटवीन बी एंड बी डैश हो जाएगा A2 V2 डेल्टा टी, ठीक है। अब बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के इक्वेशन के बेस पे हम देखें तो A1 V1 डेल्टा टी इक्वल टू होगा A2 V2 डेल्टा टी के, मीन्स कि ये दोनों वॉल्यूम है वो सेम है। अगर हम इस वॉल्यूम का मास फाइंड करें तो मास ऑफ वॉल्यूम डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास, रो A1 V1 डेल्टा टी इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा टी, यह मास निकल गया। अब जब लिक्विड एक क्वेश्चन ए बी से ए डैश बी डैश में मूव किया, जब लिक्विड ए बी से ए डैश बी डैश में ए बी से ए डैश बी डैश मूव किया, उस कंडीशन में लिक्विड द्वारा कुछ वर्क डन हुआ होगा। अब वर्क डन
फाइंड करते हैं। तो वर्क डन से पहले हमको फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो फोर्सेस ऑन लिक्विड अगर हम फाइंड करें तो सबसे पहले क्या लगेगा, फर्स्ट फोर्स P1A1 टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट, और दूसरा फोर्स लगेगा P2A2 टूवर्ड्स लेफ्ट, तीसरा फोर्स C mg मास जो उसका वेट है, mg जो उसका वेट फोर्स लगा है, ठीक है। और जो तीसरा फोर्स लग रहा है D कांटेक्ट फोर्स। तो अगर फिगर देखें तो एक फोर्स लग रहा है इधर से P1A1, दूसरा फोर्स लग रहा है इधर से P2A2, तीसरा फोर्स इसका वेट डाउनवर्ड, और चौथा कांटेक्ट फोर्स बाय द वॉल्स ऑफ ट्यूब। हम एक एक करके सबका वर्क डन निकालते हैं। सबसे पहले बात करें हम फोर्स P1A1 की, तो इन टाइम डेल्टा टी में जो पॉइंट है P1A1 वो फोर्स लगा है, ठीक है। मतलब फोर्स P1A1 लगा, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है A डैश मीन्स की फॉर P1A1 इन टाइम डेल्टा टी, और P1A1 इन टाइम डेल्टा टी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वो है A डैश इक्वल टू V1 डेल्टा टी के। तो वर्क डन बाय फोर्स P1A1 इन टाइम डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा W1 इक्वल टू डिस्टेंस फोर्स P1A1 इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि है V1 डेल्टा टी के, और A1 V1 डेल्टा टी फ्रॉम द इस इक्वेशन ऑफ मास एन V1 डेल्टा टी इक्वल टू होगा डेल्टा एम बाई रो के, मीन्स की वर्क डन W1 इक्वल टू हो जाएगा P1 डेल्टा एम बाई रो, ठीक है। अब जो सेकंड फोर्स है P2A2 उसके द्वारा वर्क डन किया गया है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन W2 बाई फोर्स P2A2 इन टाइम डेल्टा टी हो जाएगा माइनस ऑफ P2A2 इंटू V2 डेल्टा टी, फिर से A2 V2 डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम बाई रो के, इक्वल टू हो जाएगा माइनस P2 डेल्टा एम बाई रो। तुमने फोर्स P1A1 के लिए वर्क डन फाइंड कर लिया, P2A2 के लिए वर्क डन फाइंड कर लिया। अब इस वेट के कारण जो वर्क डन है उसको फाइंड करते हैं। वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय वेट इक्वल टू होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज हम फाइंड करते हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी चेंज, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टाइम डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डैश B डैश माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डैश B। हाँ, इसे फिगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डैश B डैश मीन्स जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इसका पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी का आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डैश B प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B डैश, और इसको लिख सकते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डैश प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डैश B। तो अगर हम यहाँ पे लिखें इसको तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
A dash B plus potential energy of BB dash minus potential energy of AA dash minus potential energy of A dash B. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A dash B कैंसिल हो जाएगा, तो हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BB डैश माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AA डैश। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BB डैश हो जाएगा एंड डेल्टा M GH2 BB डैश का था रेफरेंस लेवल से H2 माइनस A डैश हो जाएगा डेल्टा M GH1। अब वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय वेट इन टाइम डेल्टा T हो जाएगा W3 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स की डेल्टा M GH1 माइनस डेल्टा M GH2। अब तीनों फोर्स का वर्क डन फाइंड कर लिया। कंटेक्ट फोर्स का वर्क डन 0 होगा क्योंकि कंटेक्ट फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। तो अब टोटल वर्क डन इन टाइम इंटरवल डेल्टा T बाय फ्लूइड होगा। टोटल वर्क डन इन टाइम डेल्टा T हो जाएगा W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 मीन्स W इक्वल टू हो जाएगा P1 डेल्टा M अपान रो माइनस P2 डेल्टा M अपान रो प्लस डेल्टा M GH1 माइनस डेल्टा M GH2। और ये हो गया वर्क टोटल वर्क डन इन टाइम इंटरवल डेल्टा T। अब किसी सिस्टम का जो टोटल वर्क डन है वो होता है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अगर हम टाइम इंटरवल डेल्टा T में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसे फाइंड करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन टाइम इंटरवल डेल्टा T हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डैश B डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डैश B। अब जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी किया था फिर से हम काइनेटिक एनर्जी के लिए इसको स्प्लिट कर देंगे तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डैश B प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ BB डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डैश B। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमको चेंज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी ऑफ BB डैश मीन्स 1/2 मास डेल्टा M इंटू वेलोसिटी V2 स्क्वायर माइनस 1/2 मास डेल्टा M इंटू वेलोसिटी V1 स्क्वायर। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम का जो टोटल वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन ऑफ सिस्टम वो इक्वल टू होता है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसे काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल मीन्स कि P1 डेल्टा M अपान रो माइनस P2 डेल्टा M अपान रो प्लस
डेल्टा एम जी एच वन माइनस डेल्टा एम जी एच टू इक्वल टू है 1/2 डेल्टा एम वी टू स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा एम वी वन स्क्वायर। अब इन दोनों को इस साइड ले आते हैं और इसको इस साइड ले आए, हमको मिलेगा और डेल्टा एम सब में कॉमन लेंगे, डेल्टा एम कैंसिल जाएगा तो हमको मिलेगा P1 अपान रो प्लस P1 अपान रो प्लस यहाँ पे GH1 प्लस 1/2 V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 अपान रो प्लस GH2 प्लस 1/2 V2 स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करें और फ्रैक्शन घटाएँ तो हमको मिलेगा P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। मीन्स कि जब P1 रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, तो हम कर सकते हैं P प्लस रो GH प्लस 1/2 रो V स्क्वायर इक्वल टू है कांस्टेंट। ये वैल्यू है, ये कांस्टेंट है क्योंकि P1 P2 हम इस वैल्यू 1 रखें 2 रखें दोनों इक्वल आ रही हैं। मीन्स कि P प्लस रो GH प्लस 1/2 रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है और इसी इक्वेशन को कहते हैं हम बर्नौली इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज known as बर्नौली इक्वेशन। और यही हमारा वो बर्नौली इक्वेशन है जो कि लिक्विड डायनामिक्स, लिक्विड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। P प्लस रो GH प्लस 1/2 रो V स्क्वायर। तो इस तरह से हमने अपना बर्नौली इक्वेशन समझ लिया, उसका डेरिवेशन पूरा देख लिया। हम बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशंस की। तो बर्नौली इक्वेशंस का जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स वो सिचुएशन है जब स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो जीरो हो जाए, स्पीड ऑफ फ्लूइड जीरो हो जाए। मीन्स कि जो हमारी वेलोसिटी है V1 वो इक्वल टू V2 के इक्वल टू जीरो है, दोनों वेलोसिटी जीरो हो गए। अगर हम इसको बर्नौली से इनपुट करें तो हमको मिलेगा V1 प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस रो GH2। मीन्स कि P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा रो GH2 माइनस H1। और ये सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को कहते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक्स। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। तो ये सिंपल से ही एप्लीकेशन था। अब सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन जो है बर्नौली इक्वेशन का वो है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स की स्पीड क्या है? इसमें मान लीजिए कि एक टैंक है, ये एक टैंक, ठीक, जिसका जो बॉटम है उसमें एक होल है, बॉटम में एक होल है। अब इस टैंक में लिक्विड भरा हुआ है और जिसका फ्री सरफेस है, मतलब जो अपर सरफेस है उसका एरिया ऑफ सेक्शन A1 है और जो होल है उसका एरिया ऑफ सेक्शन A2 है। ये लिक्विड पूरा भरा हुआ है, जो होल के सारे लिक्विड बाहर निकल रहा है, ठीक। A1 से A2 के बीच जो हाइट है, ये जो डेप्थ है वो h है।
ठीक है। अब अगर A1 पे स्पीड मान लेते हैं एट क्रॉस सेक्शन A1, स्पीड ऑफ जो लिक्विड है वो V1 है और A2 से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है तो उस समय जो उसकी स्पीड है एट A2 वो V2 है, V1 V2। अब दोनों ओपन सरफेस हैं, दोनों ओपन सरफेस हैं, बोथ आर ओपन सरफेस। तो इन पे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। तो अगर हम इस वैल्यू को बर्नौली इक्वेशन में इनपुट करें तो पुटिंग these value in बर्नौली इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, P0 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू P0 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। P0 से P0 कैंसिल, यहाँ से हम रो कॉमन लेंगे तो रो कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH इक्वल टू V2 स्क्वायर। अब ये एक यूनिफॉर्म लिक्विड है तो अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बेस पे A1 V1 इक्वल टू होगा A2 V2 के, मीन्स कि V1 इक्वल टू हो जाएगा A2/A1 इंटू V2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो हमको मिलेगा 1/2 A2/A1 का होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर प्लस GH इक्वल टू V2 स्क्वायर, 1/2 V2 स्क्वायर 1/2 यहाँ पता है, उसी रो बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके चले जाएँ तो हमको मिलेगा A2/A1 होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर प्लस 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम इस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस A2/A1 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को इस साइड ले गए और वहाँ से V2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमको मिलेगा 1 माइनस A2/A1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इस फिगर को देखें जो A2 है वो A1 कंपेयर में बहुत ही लेस है, मीन्स कि A2 इज मच लेस देन A1। देन अगर A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू A1 से बहुत ज़्यादा है देन होगा क्या, जो A1/A2 की जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही स्मॉल आएगी, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, ऑन नेगलेक्टिंग A1/A2, सॉरी ये A2/A1 था, A2/A1, ठीक है। ऑन नेगलेक्टिंग वैल्यू A2/A1 हमको मिल जाएगा V2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH, मीन्स कि V2 इक्वल टू हो जाएगा √2GH। और ये हमने स्पीड फाइंड कर लिया, जिस स्पीड से जो वाटर है होल के सारे उस टैंक से बाहर निकलेगा, और इसी स्पीड को हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इसी को कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इस टोटल प्रोसेस में हुआ क्या कि जो लिक्विड है एक होल से बाहर निकल रहा है, एक लिक्विड जो है होल से बाहर निकल रहा है जो कि फ्री सरफेस से h हाइट पे या फिर h डेप्थ नीचे है, ठीक है। और जो ये जो लिक्विड बाहर निकलेगा
वो ऐसे निकलेगा जैसे कि कोई पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा है और हाइट h, और इसको हम कहते हैं टॉर्सल थ्योरम। मीन्स कि द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट थ्रू ए होल एट ए डेप्थ h below the free surface is same as that of particle fallen freely through the height h under the gravity, and this is known as टॉर्सियली थ्योरम। और इसको हम कहते हैं टॉर्सियली थ्योरम। जो लिक्विड स्पीड ऑफ लिक्विड है उसको कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ये दो एप्लीकेशन हो गए, हाइड्रोस्टैटिक और स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन है सी वो है वेंट्री ट्यूब। वेंट्री ट्यूब क्या होता है? वेंट्री ट्यूब का हम यूज करते हैं फ्लो ऑफ स्पीड को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि इसमें एक ट्यूब होता है जिसका कोई भी एक पार्ट कंस्ट्रिक्ट होता है। मीन्स कि कोई भी एक पार्ट उसका सिकुड़ जाता है, पतला होता है। जैसे कि जो वेंट्री ट्यूब होता है कुछ इस तरह होता है। ये हमारा पार्ट गया और किसी पार्ट में जाके कंस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। मीन्स कि कुछ यूँ वो उसका जो एरिया ऑफ क्वेश्चन है वो छोटा हो जा रहा है, वो पतला हो जा रहा है। फिर पतला होने के बाद फिर से अपना शेप में वापस चला आता है और इसे कहते हैं वेंट्री ट्यूब। अब वेंट्री ट्यूब में हम स्पीड ऑफ फ्लूइड कैसे फाइंड करेंगे? तो होता क्या है कि इसमें हम ये वेंट्री ट्यूब है और साथ ही साथ इसमें दो वर्टिकल ट्यूब लगे होते हैं। एक कंस्ट्रक्शन के पास जहाँ पे ट्यूब सिकड़ी होती है और एक जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ इतनी लंबी होगी। ये दोनों वर्टिकल ट्यूब है और ये है हमारा वेंट्री ट्यूब। अब अगर लिक्विड इस साइड से इंटर कर रहा है, ठीक है, लिक्विड इस साइड इंटर कर रहा है और इस कंस्ट्रक्शन से होते हुए इधर बाहर निकल रहा है। अब अगर जब यहाँ पे इंटर किया तो अगर इस पॉइंट पे जो वेंट्री ट्यूब की एरिया ऑफ सक्शन है, अगर यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे रिसेक्शन जो है वो A1 है और यहाँ पे जो एरिया ऑफ सक्शन है वो है A2, कुछ यूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड की स्पीड है वो है V1 और यहाँ पे जो लिक्विड की स्पीड है वो है V2। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सक्शन ज़्यादा है तो अगर हम माने कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो है P1 और यहाँ प्रेशर है P2। अब इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा P2 वो लेस होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कारण यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो रही है। स्पीड ज़्यादा हो रही है, एरिया कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा बाय द इक्वेशन ऑफ बर्नौली। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, स्पीड कम, तो जो इस ट्यूब में वाटर जो होगा कुछ इस लेवल तक भरा होगा। ठीक है, कुछ इस लेवल तक वाटर भरा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम है, स्पीड ज़्यादा है और एरिया क्रॉस सेक्शन भी कम है, मतलब कि यहाँ पे फ्लूइड भी कम होगा। तो मान लें कि यहाँ वाटर कुछ इस लेवल तक भरा है। अब अगर आप इस लाइन को यहाँ स्ट्रेच करें तो पाएंगे कि इन दोनों के वाटर लेवल के बीच जो डिफरेंस है, मान लेते हैं कि इनके बीच जो डिफरेंस है वो है h। ये h होगा डिफरेंस इन दोनों के बीच है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, तो बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू हो जाएगा A2 V2 इक्वेशन फर्स्ट, और बाय बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू होगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम P1 माइनस P2 फाइंड करें तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रो इन ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड। अब हमने बात रखी है कि इन दोनों जो लेवल्स की जो हाइट है वो h है। अब जो ये लेवल्स हैं वो इतने ऊपर स्टीम के कारण से हो गए हैं यहाँ पे प्रेजेंट प्रेशर का। प्रेशर ज़्यादा है तो लेवल ज़्यादा है, प्रेशर कम है तो लेवल भी कम है। तो मीन्स कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा P1 और यहाँ जो प्रेशर होगा P2। तो अगर हम प्रेशर डिफरेंस हाइट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करें तो हमको मिल जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड हमको मिल जाएगा, ये 2 रह जाएगा, 2 रो जी एच रो कैंसिल, 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। अब हम A1 और A2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमको V1 और V2 का कुछ रिलेशन मिल जाएगा। उस रिलेशन को यहाँ पे हम पुट करके जो स्पीड है ऑफ फ्लूइड उसको फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा वेंट्री ट्यूब का कुछ इस तरह से प्रोसेस है। अब हम जो हमारा अगला एप्लीकेशन है वो है एस्पिरेटर पंप। तो एस्पिरेटर पंप क्या है? एस्पिरेटर पंप में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का खेल है। इसमें सब प्रेशर खेल है। एक छोटा सा टॉपिक है। मान इसमें क्या है, इसमें एक कंटेनर है कुछ रेक्टेंगल शेप का जिसमें कि एयर भरा हुआ है। इस कंटेनर शेप में एयर भरा है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि एयर को प्रेस करेगा। ये हो गया वो पिस्टन जिससे कि इसमें जो कंटेनर में जो एयर भरा होगा उसे हम प्रेस करेंगे। और ये कंटेनर है, इसका जो ये छोटा सा पॉइंट है, एक दो पॉइंट बाहर निकला होगा कुछ जहाँ से एयर बाहर फ्लो करेगा। और इसमें एक क्या कहते हैं, आप छोटा टैंक कर सकते हैं जो इसमें जुड़ा होगा कुछ इस तरह से। और इस टैंक में भरा होगा वाटर लिक्विड भरा होगा। तो कुछ इस तरह का ये हो गया एस्पिरेटरी पंप। अब ये पिस्टन ए, ये पाइप बी जो कि इस रेक्टेंगल कंटेनर से कनेक्ट है, और ये है सी जो टैंक है या फिर आप बॉक्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसमें कि लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है। अब यहाँ पे एयर है। अब ये पिस्टन को हम जब प्रेस करेंगे तो एयर जो होगा वो इस पाइप से होते हुए यूँ बाहर निकलेगा, ठीक है।
और अब जब ये एयर बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है ध्यान से। यहाँ एयर सेम है, प्रेशर सेम है, प्रेशर सब जगह कांस्टेंट है। ठीक, अब जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया, इस पिस्टन को प्रेस किया, उस पिस्टन के प्रेस के कारण जो एयर है यहाँ पे उस पर फोर्स पड़ेगा, जो प्रेशर लगेगा, प्रेशर का एयर जो है वो इस पाइप के सहारे तेज़ी से बाहर निकलेगा, क्योंकि एरिया पोजीशन छोटा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ये जो एयर है वो बहुत ही प्रेशर से बाहर निकलेगा। अब एयर एक हाई स्पीड से बाहर निकल रहा है, हाई स्पीड। तो जब एयर हाई स्पीड से बाहर निकलेगा, जो इस एरिया का जो प्रेशर होगा, प्रेशर जो इस एरिया का होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, इस एरिया का प्रेशर डिक्रीज होगा, मतलब कि लो प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ का प्रेशर लो हो गया, यहाँ का प्रेशर हाई है, मतलब कांस्टेंट जो था पहले वही है। तो एक प्रेशर की बहुत खासियत होती है, यहाँ तक प्रेशर की नहीं है, हर फ्लूइड की लिक्विड बहुत खासियत होती है कि प्रेशर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर जाता है। तो यहाँ प्रेशर का हाई कंसंट्रेशन हो गया और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो गया। तो हाई कंसंट्रेशन के कारण जो ये इधर का प्रेशर है वो इधर जाएगा। अब प्रेशर यहाँ से निकल के इधर जाएगा, तो जो यहाँ का लिक्विड है वो भी इस पाइप के थ्रू इससे बाहर जाएगा और एयर मिक्स होकर वो बाहर स्प्रे हो जाएगा। और यही सिंपल सा जो प्रोसेस है वो होता है एस्पिरेटर, और इसको हम कहते हैं एस्पिरेटर पंप। इन सब का आप घर में देख सकते हैं, घर में ऐसे एस्पिरेटर पंप आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस एस्पिरेटर पंप का यूज हम करते हैं जो ज़मीन से पानी निकालते हैं, जो ट्यूबवेल होते हैं, नल में भी यही प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का यूज बहुत सी जगह है जहाँ से हमको वाटर बाहर निकालना किसी भी लो लेवल से, वहाँ पे हम एस्पिरेटर पंप का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म होता है। आपने सभी एप्लीकेशंस, सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझ लिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ये सब कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी अगर कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे कोई भी नया वीडियो है, कोई नोटिफिकेशन आए, जल्दी से तुरंत आपको मिल सकें और आप अच्छे से फिजिक्स को समझ सकें, पढ़ सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप भी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से जाके आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में फ़ायदा ये होगा कि जो भी सीजन से जो भी वीडियोज आने वाली होंगी या फिर जो वीडियोज आ गई होंगी, उनके लिंक्स आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।